जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इंटर लेवल का जो ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जा रही है, इसमें आपको अभी जो लगातार जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको आपको डिटेल में करवाया जा रहा है। डिटेल में करने का मीनिंग है कि जब एक क्वेश्चन अगर कभी आ रहा है तो उसका उसी से रिलेटेड आने की संभावना रहती है, तो उसका अब डिटेल करवाया जा रहा है ताकि आपको आने वाले प्रैक्टिस सेट में भी और परीक्षा में भी कुछ मदद मिलेगा। तो अभी हम लगातार जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं। इसके बाद आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो भी करवाएंगे ताकि आपको बेनिफिट मिले और आसान से आप सॉल्व कर सकें जो परीक्षा में इन प्रश्नों को। तो आज हम देखेंगे इसमें जो है ये 5/2/2017 का जो ये प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं, इसका जो प्रश्न पत्र है इंटर स्तरीय ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसी का ये है। तो आपको एक आइडिया भी लगेगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इसी का, जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसी का। तो इसका जो पहला सवाल है, पहले सवाल से हम लोग देखते हैं कि पहला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1995 ईस्वी। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत 1995 में की गई और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना है ये भी 1995 में की गई। ये नागपुर योजना का प्रथम चरण 1943 से 63 के बीच था और जो कि 20 वर्षीय सड़क योजना थी। नागपुर योजना का संबंध सड़क योजना से है अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो। और राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देश की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 2% है। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क यातायात का लगभग 40% भार वहन करती है। सर्वाधिक सड़क का घनत्व केरल राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी, इसमें तिलहन हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। और इसके अलावा जो क्रांति से संबंध क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए जानते हैं। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से होगा। बादामी क्रांति का संबंध मसालों के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध आपको अंडा उत्पादन से होता है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट क्रांति है उसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 10%। भारत में उत्पादित 10% कॉफ़ी निर्यात की जाती है। कॉफ़ी उत्पादक देश में शामिल है ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया और भारत इत्यादि। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। कॉफ़ी का उत्पादन नीलगिरी की पहाड़ियों में भी होती है। विश्व में कहवा का जो पात्र कहा जाता है ये ब्राज़ील को कहा जाता है। और विश्व में जो कहवा की मंडी साओ पोलो है, तो ये भी फेमस है, इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड हो जाएगा या ब्रिटेन रहता है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की जो स्थापना है ये आपको इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला लौह इस्पात कारखाना की स्थापना के साथ साथ किया गया। और भिलाई और बोकारो इस्पात कारखाना की का जो है रूस के सहयोग से किया गया था। राउरकेला इस्पात कारखाना जो है जर्मनी के सहयोग से। और बोकारो स्टील प्लांट का जो है आपको ये भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना माना जाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात सेल की स्थापना आपको 24 जनवरी 1973 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वर्ष बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2006-07 में। 2006 और 7 के बजट में जो है जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। केलकर समिति ने जीएसटी की सिफारिश की थी। जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया।
जीएसटी परिषद की स्थापना अनुच्छेद 279A के अंतर्गत की गई। भारतीय संविधान संशोधन एक्ट 101 के तहत जो है जीएसटी कानून बनाया गया है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भारत सरकार के जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं भारत सरकार के वित्त मंत्री होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 ईस्वी में किया गया। 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना 1840 में की गई और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में की गई और ये तीनों बैंकों को मिलाकर वर्ष 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? तो ये देखिए, हालांकि क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो उस हिसाब से ये दिया हुआ है। तो ये जो है हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में है। जो 2017 का ये क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक था। तो ये हालांकि उस समय के लिए करंट क्वेश्चन था तो इसे ध्यान रखेंगे तो ये सही आंसर ये हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय आपको 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 था। भारत में योजना अवकाश 1966 से 1969 तक रहा और अनवरत योजना जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं ये 1978 में प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100%। रेलवे आधारित संरचना के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा जो है 100% है। 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा की गई। उदारीकरण के बाद भारत में विदेशी निवेश में भारी वृद्धि हुई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह किसी देश के व्यक्तियों के आय की जो है विषमता ज्ञात करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉरेंस वक्र। लॉरेंस वक्र किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता बतलाती है। लॉरेंस वक्र वर्ष 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया। इस वक्र को प्रत्येक बिंदु वक्र का जो है प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं। लॉरेंज वक्र आय में विषमता को प्रदर्शित करता है। लॉरेंज वक्र निरपेक्षता समता रेखा से जितनी दूर होगी उतनी ही अधिक आय में विषमता होगी तथा इसके विपरीत जितना पास होगा उनकी विषमता भी उतनी ही कम होगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवास में। बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में स्थित है। सिक्योरिटीज प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में स्थित है। करेंसी प्रेस जो है आपको प्रेस नोट निकलता है वो नासिक में है और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में यह नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में तमिलनाडु नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो राज्यों की जनसंख्या, जैसे 1 नंबर में आपको उत्तर प्रदेश, आपको लगभग 20 करोड़ आबादी है। महाराष्ट्र की बात करें तो 11.23 करोड़ है। बिहार में 10.38 करोड़ और पश्चिम बंगाल 9.13 करोड़ और तमिलनाडु 5वें राज्य के रूप में है 7.21 करोड़। तो इसे ध्यान रखेंगे। हालांकि ये आंकड़ा आपको 2011 का है और 2017 का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार हो जाएगा। बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है आपको 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व जो है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये सारे डेटा जो है आपको 2011 की जनगणना अनुसार है। भारत का जो जनघनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे निवास करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका क्या नाम था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए परम 8000 हो जाएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम परम 8000 था। वर्ष 1988 में सी डैक की स्थापना पुणे में की गई। वर्ष 1998 में सी डैक के द्वारा जो है प्रति सेकंड 1 अरब गणना करने की क्षमता से युक्त सुपर कंप्यूटर परम 1000 का निर्माण किया गया था। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर क्राई K1S था जो 1979 में क्राई के रिसर्च कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर फिगाकू है या फुगाकू कह सकते हैं। यह जापान द्वारा तैयार किया गया है। सुपर कंप्यूटर की क्षमता को फ्लॉप्स में मापते हैं। सुपर कंप्यूटर का जो है जन्मदाता सिमोन क्रे को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए अब 5G आ गया है, लेकिन ये क्वेश्चन चूंकि 17 का है तो इसे ये पूछा जा रहा है। तो आप ऐसे भी जनरल नॉलेज के लिए इसे याद रखें कि भारत में जो है 4G सेवा का प्रारंभ 2012 में हुआ था। 4G सेवा के द्वारा जो है संचार क्षेत्र में अधिक तीव्रता आई। भारत में 5G हाई स्पीड नेटवर्क सर्विस 2022-23 में आने की संभावना ये दिया जा रहा है और ये लगभग कुछ जगह भी ट्रायल में चल रहा है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने 5G मोबाइल सेवा वहाँ पर जो है दक्षिण कोरिया में, जापान में, अमेरिका में इत्यादि में ये 5G मोबाइल सेवा वहाँ पे प्रारंभ है। और चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूके अर्थात जो ब्रिटेन का शेयर सूचकांक क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी FTSE 100 हो जाएगा। ब्रिटेन का जो शेयर सूचकांक आपको FTSE 100 हो गया। चलिए कुछ और अन्य देशों का जो सूचकांक जानते हैं। जैसे निक्की जो शेयर सूचकांक है ये आपको टोक्यो का है। हांग सेंग जी ये हांगकांग का है। सेट जो है ये थाईलैंड का है। डी जोन्स न्यूयॉर्क का। KLSE कंपोजिट जो है मलेशिया का है। IPC जो है ये मैक्सिको का है। मिबटेल जो है ये इटली का है। और वोवेप्सा जो है ये ब्राज़ील का शेयर सूचकांक है। चलिए अगला देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए CD देशमुख हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। RBI एक्ट 1934 में लाया गया। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। और मौद्रिक नीति के द्वारा जो होता है ये RBI के द्वारा ही घोषणा किया जाता है। RBI 2 वर्षों पर स्थायित्व आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी करती है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के द्वारा निकाला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी IIT बॉम्बे हो जाएगा। IIT बॉम्बे के छात्र जो है उदय कुमार के द्वारा रुपया का साइन डिजाइन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह कार्बन को घोषित करने वाला प्रथम देश था। तो इस प्रश्न का कार्बन कर हो जाएगा जो कार्बन टैक्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड के द्वारा जो है कार्बन पर कर घोषित करने वाला यह प्रथम देश बन गया। कार्बन कर के द्वारा जो है कार्बन के उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट 2017 के अनुसार
चीन सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करता है 27% कुल कार्बन उत्पादन का। और कुल कार्बन का जो दूसरा सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो आपको अमेरिका है, 15% टोटल कुल कार्बन का उत्पादन करता है। और कार्बन का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश जो है भारत है, 7% कुल कार्बन का। और यूरोपियन यूनियन 10% कार्बन उत्सर्जन करता है। और CO2 के का जो है ये जीवाश्म ईंधन है। CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, या इसका मुख्य कारण है। इसका ग्रीन हाउस गैसों में यह गुण मुख्यतया पाया जाता है, और वह पृथ्वी से परावर्तित अवरक्त विकिरणों को पुनः पृथ्वी परावर्तित कर जो है पृथ्वी का वायुमंडल में ही भेज देता है, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड हो जाएगा। कीवी चिड़िया जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, और जो उड़ान नहीं भरने वाला जो पक्षी है कीवी और एमू है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका रियाल हो जाएगा। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल हो गया यहाँ पे। चलिए कुछ अन्य देशों की देखते हैं, जैसे रूस का रूबल है, इथोपिया का ब्र है, सऊदी अरब का रियाल है, कजाकिस्तान का टंगे है, तुर्कमेनिस्तान का जो है मनात है, ताजिकिस्तान का जो है ये तजाकिस्तान कह सकते हैं, और इसका जो ये मुद्रा का नाम है आपको सोमोनी हो जाएगा। मैक्सिको का पीसो होगा, और बोत्सवाना का पुला, और मारितानिया का जो है ओगुआ है। ये सब जो है मुद्रा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसे आप याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा जो शहर है वो महलों का शहर कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता हो जाएगा। कलकत्ता को महलों का शहर कहते हैं। चलिए कुछ अन्य शहर के बारे में जान लेते हैं, जैसे 7 टापुओं का नगर, ये आपको मुंबई को कहा जाता है। भारत का जो बगीचा है ये बेंगलुरु को कहा जाता है। गुलाबी शहरी के रूप में जो है जयपुर फेमस है। साइंस सिटी के नाम पे जो है बेंगलोर के ख्याति प्राप्त है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में कानपुर प्रसिद्ध है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका हो गया, और मोतियों का द्वीप बहरीन, और लिली का देश कनाडा कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजय माल्या। विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है। विजय माल्या को जो कि किंगफिशर के मालिक थे। विजय माल्या जो है शराब के बड़े व्यवसायी रहे हैं। विजय माल्या पर दिवालियापन का आरोप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह मुंबई की प्रथम पर्खनली शिशु थी, और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका हर्षा हो जाएगा। हर्षा मुंबई की प्रथम पर्खनली शिशु थी, और 2016 में इनके द्वारा एक शिशु का जन्म दिया गया। पर्खनली शिशु एक ऐसी विधि है जिसमें निषेचन माँ के गर्भाशय के बाहर पर्खनली में होता है। इस विधि में भ्रूण को कोशिका अवस्था में जो होता है, इसमें किसी प्रतिनिधि जो माता है सैरोगेसी मदर के गर्भाशय में अगले विकास के लिए स्थापित किया जाता है। विश्व का अगर प्रथम पर्खनली शिशु लुइस जो ब्राउन के नाम से जाना जाता है, जो लड़की थी लुइस जॉय ब्राउन का जो जन्म है 25 जुलाई 1978 में इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुर्बा बनर्जी। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट दुर्बा बनर्जी थी। वायुसेना की प्रथम महिला पायलट जो है हरिता कौर दयाल थी। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडिया जो है इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला हो जाएगा। भारत की जो प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल जो है पी बंदोपाध्याय थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किनको महामना कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय।
पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की। पंडित मदन मोहन मालवीय ने सेंट्रल स्कूल को जो है 4 फरवरी 1916 में बदल दिया BHU के रूप में। और इसके द्वारा जो पुस्तक निकाली गई या पत्रिकाएं जैसे द लीडर, अभ्युदय, हिंदुस्तान जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्र इनके द्वारा प्रकाशित किए गए। और इनको जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है कांग्रेस की ओर से जो है इनको एक समिति का अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देविका रानी। देविका रानी जो है प्रथम भारतीय अभिनेत्री है जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। देविका रानी को 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 1969 से दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के को भारत में जो है फिल्म जगत के जनक के रूप में जाना जाता है। 1913 में राजा हरिश्चंद्र फीचर फिल्म इनके द्वारा निर्माण किया गया। भारत की जो पहली हिंदी मुख फिल्म है वो राजा हरिश्चंद्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब हिंदी साहित्य के यह जो है हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, नामवर सिंह। प्रथम ये जो है हिंदी के जो है बहुत बड़े आलोचक के रूप में जाने जाते हैं नामवर सिंह। और हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध आलोचक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो प्रसिद्ध पुस्तक है चिंतामणि है। जयशंकर प्रसाद की जो है आधुनिक भारत के सबसे बड़े नाटककार के रूप में हम लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, विशाखा दत्त, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि जो प्रसिद्ध नाटक है उसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जायसी के द्वारा। पद्मावत की जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई और ये जो है अवधी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। 1541 में शेरशाह के काल में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो है पद्मावत पुस्तक लिखी गई है। तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे। कबीरदास की पुस्तक जो है बीजक है, रमैनी है इत्यादि है। और ये जो है शबद भी है इनकी पुस्तक। और आधुनिक भारत में हिंदी के सबसे बड़े कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जॉर्ज मार्टिन हो जाएगा। रामचंद्र गुहा जो है एक इतिहासकार लेखक हैं। और एवरी वोट्स काउंट के लेखक जो है नवीन चावला हैं। नवीन चावला मुख्य चुनाव आयुक्त उस समय में थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गुहा हो जाएगा। ये कुछ अन्य बुक जैसे चेतन भगत के द्वारा जो लिखा है वन अरेंज्ड मर्डर, 5 पॉइंट समवन, नवीन चावला के द्वारा मदर टेरेसा, फेथ एंड कंपैशन, रामचंद्र गुहा के द्वारा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, गांधी बिफोर इंडिया और भारत नेहरू के बाद, सुरेश मेमन के द्वारा पटौदी, नवाब और क्रिकेट, ये पुस्तक निकाली गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, वीर सावरकर हो जाएगा। वीर सावरकर के जेल का जो कमरा है वह एक पर्यटक स्थल है। हमारी जेल डायरी जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है। वीडी सावरकर को पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में रखा गया था। भारत सरकार ने सेलुलर जेल के जो उस कमरे का नाम जो है सावरकर के नाम पे रखा है। अन्ना हजारे का संबंध जो है गांधीवादी चिंतक से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने ईमेल के लिए @ चुना? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रे टॉमलिंसन। तो रे टॉमलिंसन ने ईमेल के लिए @ चिन्ह को चुना। रे टॉमलिंसन ईमेल के जनक माने जाते हैं। और टिम बर्नर्स ली आपको WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक माने जाते हैं। IC का विकास JS किल्बी ने किया। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की जो स्थापना है 1975 ईस्वी में।
बिल गेट्स और पॉलन एलन के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी है। आईसीआईसीआई भारत के निजी क्षेत्र का बैंक है और ये जो है, चलिए एसबीआई के बारे में जानते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह लेखक या लेखिका का जन्म जो है बिहार में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ था। 4 मार्च 1921 को फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु भारत के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है। मैला आंचल पूर्णिया क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। प्रेमचंद भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार थे। प्रेमचंद की कहानियों का जो संग्रह है मानसरोवर है। महादेवी वर्मा छायावादी कवयित्री थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां, ये भी जो है प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। और चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ठुमरी हो जाएगा इसका। ठुमरी गायन शैली की शुरुआत नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से हुई। ठुमरी गायन शैली का संबंध लखनऊ घराने से है। ध्रुपद गायन शैली उत्तर भारत में 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। ख्याल जो स्वर है प्रधान गायन शैली है। तराना एक कर्कश प्रकृति का राग है। ख्याल एवं तराना राग के जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। यहाँ पे चितरंजन दास भी इनके सहयोग में थे। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद के आनंद भवन में किया गया था। पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास के जो है स्वराज पार्टी में सर्वमान्य नेता थे। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव में भाग लेकर सदन के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार के वास्तविक रूप को उजागर करना था। स्वराज पार्टी की एक महत्वपूर्ण सफलता यह है कि विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधायिका मंडल में जो है स्पीकर चुना गया 1925 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह लेखक लेखिका जो है अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झुम्पा लाहिरी। जो झुम्पा लाहिरी हैं ये इटालियन भाषा में लिखती हैं। झुम्पा लाहिरी द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। विक्रम सेठ की जो प्रमुख पुस्तकें हैं ए सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट और 2 लाइव्स। अगला देखते हैं कि जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है इनके जो लेखक हैं अरुंधति राय हैं, जिनके लिए इन्हें मानवकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और चलिए और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किन की आत्मकथा द स्टेट ऑफ माई लाइफ ये है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, युवराज सिंह हो जाएगा। युवराज सिंह के द्वारा ये आत्मकथा लिखी गई है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और ये इनकी जो पुस्तक है, युवराज सिंह को जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में जो है मैन ऑफ द सीरीज मिला था। और सुनील गावस्कर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है सनी डेज वन डे वंडर्स। और कपिल देव के द्वारा लिखी गई जो प्रमुख पुस्तकें वो है द सिख अराउंड द वर्ल्ड, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये सब जो है क्रिकेटरों के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र हो जाएगा। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनको जो है कल्याणकारी राज्य के लिए अर्थशास्त्र प्रदान किया गया और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है 1969 से प्रदान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। छऊ नृत्य को भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। छऊ नृत्य झारखंड ओडिशा का भी लोक नृत्य है। बिहार के अगर लोक नृत्य की बात करें तो धूमकुड़िया, कीर्तनिया, जट जाटिन, विदेशिया, पंवड़िया, झिंझिया, सामा चकेवा, जतरा, डांगा इत्यादि है। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य को अगर देखते हैं तो ये इसमें जैसे काठी, गंभीरा, जाया, संकीर्तन, राम भेषे, कथी इत्यादि है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर डी भाग 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 का संबंध नीति निर्देशक करने वाले तत्वों से है। आइए कुछ जो अनुच्छेद और उनके जो संबंध में जैसे भारतीय संविधान से वर्णित है उसके बारे में जानते हैं। जैसे 1 से 4 अनुच्छेद जो है ये संघ एवं उनके प्रदेश से है। 5 से 11 आपको नागरिकता से है। 12 से जो 35 है ये आपको मौलिक अधिकार से संबंधित है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपको अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। 52 से 151 तक संघीय शक्ति का विस्तार दिया गया है और 152 से 237 तक राज्यों की शक्ति का विस्तार दिया गया है। तो इसी प्रकार आगे भी है जिसे देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो भाषाओं से संबंधित है। चलिए कुछ जो अनुसूचियां हैं हमारे यहाँ 12 अनुसूची है। प्रारंभ में जो है हमारे प्रारंभिक संविधान में 8 अनुसूची थी और अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो चलिए सभी अनुसूची और उनके संबंध के बारे में जान लेते हैं या उनके विषय के बारे में। तो प्रथम अनुसूची का जो संबंध है संघ एवं उनके प्रदेशों से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची का संबंध उच्च पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। तृतीय अनुसूची का संबंध उच्च पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से संबंधित है। चतुर्थ जो अनुसूची है इसका संबंध राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, इससे संबंधित है। 5वीं जो अनुसूची है उसका संबंध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विषय में संबंधित है। 6ठी अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातियों के संबंध में इसमें वर्णित है और इसका बराबर पूछा जाता है। आपको 4 ऑप्शन देखिए कि मणिपुर इससे संबंधित है या नहीं, तो मणिपुर आंसर नहीं होगा। 7वीं अनुसूची का संबंध शक्तियों के विभाजन अर्थात ये जो समवर्ती सूची, राज्य सूची या संघ सूची के विषय हैं इनसे संबंधित है। 8वीं अनुसूची का संबंध भारत की आधिकारिक भाषाओं से है। 9वीं अनुसूची जो पहले अधिनियम के द्वारा या संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में, ये भूमि अधिनियम और भूमि कर से संबंधित ये विषय इसमें डाले गए हैं। 10वीं अनुसूची जो 1985 में जोड़ा गया, इसमें दल बदल से संबंधित कानून को डाला गया है इसमें। 11वीं अनुसूची हमारे पंचायती राज का प्रावधान करती है जो 1992 में, और 12वीं अनुसूची भी नगर पालिका या नगर निगम कह सकते हैं, इसके जो विषयों से संबंधित ये प्रावधान इसमें वर्णित है। तो इस प्रकार हमारे 12 जितने अनुसूची हैं उसके ये विषय से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वाधिक समय तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले में से राष्ट्रपति रहे हैं। राष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में है
वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं ये द्रौपदी मुर्मू हैं, जो हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत आयरलैंड का संविधान है। आइए जो भारतीय संविधान के जो कुछ स्रोत हैं उससे संबंधित विषयों के बारे में देख लेते हैं और किस देश से लिया गया है। जैसे ब्रिटेन से जो है हम लोग संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार हम लोगों ने ग्रहण किया है। अमेरिका के संविधान से हमने उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं अधिकार, उपराष्ट्रपति पद एवं वित्तीय आपातकाल ये लिया है। अगर फ्रांस के संविधान की बात करें तो गणतंत्र, स्वतंत्रता एवं समान बंधुता, ये समानता बंधुता वहाँ से लिया है। रूस के संविधान की बात करें तो वहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है, जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। 10 अनुसूची और बाद में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा उसमें और एक जोड़ा गया। कनाडा के संविधान से हम जो है संघीय ढांचे का हम लोगों ने वहाँ से आधार लिया है, और जापान के संविधान से कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसका हम लोगों ने वहां से अनुसरण किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, हालांकि आपको ये प्रश्न भी याद रहे कि ये 2017 का प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर है उस समय ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 लोकसभा के जो 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता था और जिसे अब हटा दिया गया है, तो इसे भी अब याद रखेंगे आप लोग। ये उस समय के प्रश्न के हिसाब से 2 आंसर है। लोकसभा में 2 राष्ट्रपति मनोनीत करने की प्रथा थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो तो उसके लिए जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में ये प्रावधान था कि 2 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन एक्ट 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय को लोकसभा में प्रतिनिधि के लिए कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार आंग्ल भारतीय के 2 सदस्यों का जो मनोनयन का अधिकार था अब राष्ट्रपति को नहीं है। लोकसभा के गठन का जो अनुच्छेद है वो 81 है, और लोकसभा में अधिकतम संख्या जो है 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें अब राष्ट्रपति अगर चाहें तो राज्यसभा के लिए अगर सदस्यों के मनोनयन की संख्या अगर जानना हो तो उसमें अभी भी है, तो उसमें आप 12 सदस्यों का वो मनोनयन कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था, और बहुत सारे जो नेताओं के द्वारा जो है पहले योजना प्रस्तुत किया गया। जैसे आज़ादी से पहले बॉम्बे प्लान बहुत फेमस रहा है, जिसे 8 उद्योगपतियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। गांधीवादी योजना जो 1944 में श्रीमन रायन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जन योजना 1945 में MN राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और नागपुर योजना जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था 1943 से 63 तक रहा, और ये जो प्रस्ताव है सड़क योजना से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह भारत के सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार। विकल्प में भारत की जो सबसे कम स्थलीय सीमा है म्यांमार से लगती है। अब जैसे जो भी देश हैं भारत के साथ सीमा लगने वाले, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे बांग्लादेश का जो सीमा है सबसे अधिक भारत के साथ जुड़ा हुआ है 4096 किलोमीटर के साथ। चीन के साथ दूसरे नंबर पर जो है 3488 किलोमीटर के साथ हमारी लंबी सीमा रेखा है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा हम लोग साझा करते हैं। नेपाल के साथ हम लोग 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ हम लोग 106 किलोमीटर जो है ये POK से जो जुड़ा हुआ भाग है वो हम लोग साझा करते हैं। चलिए अब जैसे इसमें अफगानिस्तान का है तो उसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत की जो सबसे कम स्थलीय सीमा अगर प्रश्न होगा तो वो
अफगानिस्तान के साथ जुड़ेगा, जो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से के मध्य से नहीं गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार हो जाएगा। कर्क रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती है विकल्प के अनुसार, और इसमें जो है कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों से गुजरती है, उसे आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि इसका एक फॉर्मूला भी है, बहुत सारे जो मित्र पर गमछा जारी या बहुत सारे लोग याद रखते हैं, जिस प्रकार से भी आपको याद रखना हो। अगर आप इसको पश्चिम की ओर से देखें तो पहले गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम होगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमुना हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा को जो है बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है, और इन दोनों की जो संयुक्त धारा है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये हालांकि भारत में कम है, लेकिन ये इनकी टोटल लंबाई आपको 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र जो है नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के 80 किलोमीटर दूर हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है और असम में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विकर मूलतः होते हैं, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। विकर मूलतः प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन की खोज जे बर्जेलियस ने किया था। प्रोटीन शरीर की ऊर्जा एवं शरीर के निर्माण के लिए अनिवार्य है। प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोरकर और मरास्मस जैसे रोग हो सकते हैं या फिर होते ही हैं। चलिए प्रोटीन के संगठन के बारे में जैसे कुछ जान लेते हैं। कार्बन की में जो है प्रोटीन की मात्रा 50 से 54%, और ऑक्सीजन में 21 से 24%, नाइट्रोजन में 13 से 16%, हाइड्रोजन में लगभग 7% और सल्फर में 0.2 से 7% तक पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मायोपिया रोगी को किसके कारण से किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? ये थोड़ा सा प्रश्न इसमें जो है अलग टाइप का दिया हुआ है, तो इसे आप ध्यान देंगे कि मायोपिया रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है, यानी कि जिस व्यक्ति को मायोपिया रोग है उसके लिए कौन सा लेंस चाहिए, अर्थात मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवतल लेंस की जरूरत होती है या उसे अवतल लेंस चाहिए। मायोपिया रोगी जो है नज़दीक की वस्तु को देख लेता है, अर्थात निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख पाती है। मायोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। दूर दृष्टि दोष जो है रोगी को उत्तल लेंस उसमें यूज करना चाहिए, और जरा दृष्टि दोष के रोगी को द्विफोकल लेंस अर्थात अव्याव जो उभयतल लेंस होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। अबिंदुकता जो है दृष्टि वैषम्य जिसे हम लोग कहते हैं, इसके जो रोगी है उसे बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। चलिए कुछ अन्य उपक्रम और उससे मापी जाने वाले वस्तुओं को देखते हैं। जैसे हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोफोन से पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है। स्क्रू गेज से बारीक तारों के व्यास को मापने में हम लोग यूज करते हैं। मैनोमीटर से गैसों का दाब ज्ञात करते हैं हम लोग। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई, और किलोस्कोप से टीवी द्वारा प्राप्त चित्रों को देखने में ये सहायक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक किसका होगा तो उसका लाल हो जाएगा, और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम हो जाता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अर्थात जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका जो प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा।
और जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा। अर्थात लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होगा और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। आकाश का जो रंग नीला है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ही होता है। प्रकाश की जो विभिन्न घटनाएं हैं जैसे इंद्रधनुष के कारण से का जो है ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन या वर्ण विक्षेपण के कारण से। आकाश का नीला रंग, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना, सिग्नल में लाल का प्रयोग, ये सब प्रकीर्णन के कारण से होता है। मिरेज, हीरा का चमकना और प्रकाश तंतु जो है ये प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कार्य का मात्रक क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, जूल हो जाएगा। कार्य का जो एसआई मात्रक है वह जूल है। चलिए कुछ अन्य भौतिक राशि और उसके मात्रकों को देख लेते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, ताप का केल्विन हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक मोल, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, दाब का एसआई मात्रक पास्कल, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार, घन कोण का जो एसआई मात्रक है वो एसटी रेडियन हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, अर्थात किसकी इकाई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की लंबी दूरी का एक यूनिट है। चलिए भौतिक जो राशि है और उसका जो कुछ अन्य मात्रक उसका देखते हैं। जैसे बल का न्यूटन है, दाब का आपको पास्कल है, अभी हमने ऊपर में बताया भी है। ऊष्मा का जैसे जूल हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत आवेश का कूलाम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि हो जाएगा। ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटोन की बनी होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो परिसर होता है 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻4 मीटर तक होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक का जो मान है जूल सेकंड में क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 हो जाएगा। प्लांक कांस्टेंट का जो मान है ये आपको 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड हो जाएगा। यह एक क्वांटम की जो ऊर्जा का समीकरण होता है E बराबर एच वी, जहाँ पे H बराबर जो है प्लैंक कांस्टेंट और V बराबर विकिरण की कंपनावृत्ति और E बराबर क्वांटम की ऊर्जा हो जाती है। फोटोन का जो सिद्धांत है सर्वप्रथम आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था और प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो समीकरण है वो भी आइंस्टाइन के द्वारा ही दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तना हो जाएगा। हल्दी जो है पौधे के तने से प्राप्त होती है। चलिए कुछ अन्य फलों के बारे में या फिर सब्जियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे आलू का जो भाग है वो कंद होता है, ये भूमिगत तने से जुड़ा हुआ ये सब है जैसे आलू में। और उसके बाद बंडा केसर अगर कहें तो इसे घनकंद हो जाता है, कॉर्न इसमें यूज होता है इसका ये। और अगर मूली का पूछें तो ये तुर्क रूपी का ये उदाहरण है। गाजर पूछें तो ये शंकु रूपी का उदाहरण है। तो ये सब जो कुछ उदाहरण है उसे याद रखेंगे। अगर हम लोग सल्ककंद के बारे में अगर कुछ इसका उदाहरण हो तो वो प्याज हो जाता है। तना जैसे उदाहरण आपको अभी हल्दी का इसमें हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका 5 प्रकार की जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं 5 प्रकार की होती है। वो है आपको देखिए शरीर में जैसे कि जो है प्रतिरक्षण एवं संवेदनशीलता के प्रति जो ये उत्तरदायी हैं, जैसे यासिनोफिल्स और बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। तो इसमें सबके अलग अलग काम है। जैसे यासिनोफिल का काम होता है शरीर प्रतिरक्षण तथा संवेदनशीलता के प्रति उत्तरदायी बनना, और लिम्फोसाइट का काम जो 25 से 33% होता है, इसका काम है प्रतिरक्षियों को बनाती है ये और उनके वृद्धि को उत्तेजित करता है।
बेसोफिल्स का काम होता है एलर्जी के प्रति संवेदनशील रहना। मोनोसाइट्स का काम होता है हानिकारक जीवाणुओं और रोगाणुओं का भक्षण करना। और न्यूट्रोफिल्स का काम होता है, जो सबसे अधिक मात्रा में 50 से 70% रहता है, ये जीवाणु तथा अन्य बाहरी पदार्थों को नष्ट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये अनियमित आकृति के केंद्रक युक्त तथा हेमोग्लोबिन रहित होती है। श्वेत रक्त जो है कणिकाओं का जो मुख्य कार्य है हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं से रक्षा करना होता है। RBC का मूल कार्य ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अर्थात जो भी ब्लड हमारे शरीर में जाता है उसमें ऑक्सीजन को पहुंचाना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लसिका किस में उपस्थित होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, संवहन ऊतक हो जाएगा। लसिका संवहन ऊतक में उपस्थित होती है। तरल ऊतक को संवहनीय ऊतक भी कहते हैं। रक्त और लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त का 55% भाग लगभग प्लाज्मा का होता है और प्लाज्मा का जो 90% भाग है वो जल का होता है। लसिका एक रंगहीन द्रव है, इसमें रंग नहीं होते हैं और जिसमें RBC एवं प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। इसमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है और लसिका शरीर में असंक्रामक तंत्र का जो है निर्माण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा से बढ़ने से होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिलीरुबिन हो जाएगा। बिलीरुबिन के बढ़ने से जो है पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोगी का जो पेशाब है पीला, आंख तथा त्वचा पीला हो जाता है। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया रोग को हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्तहीनता रोग हो जाता है। रक्त शरीर में पोषक पदार्थ का परिवहन करता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, यकृत हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि जो हमारे शरीर की है वह यकृत है। यकृत का वजन 1.5 से 2 kg होता है। यकृत से पित्त का स्राव होता है और भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। वृक्क का जो कार्यात्मक इकाई है वो आपको नेफ्रॉन है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यह सैंगविरोसिस वोरस होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, ये मच्छर हो जाएगा। मच्छर सैंगविवोरस होते हैं। सैंगविवोरस खून पर निर्वाह करने वाले को कहा जाता है। कुछ खून चूसने वाले और कुछ जंतु कीट होते हैं। मच्छर कॉकरोच संघ जो है ये ऑर्थोपोडा के जीव हैं। ये मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। सोने की बीमारी जो है सीसी मक्खी से फैलता है। कालाजार जो है आपको बालू मक्खी से फैलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि कपाल की एस्फेनाइड हड्डी में जो है एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेल टर्सिका कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलता है जो जैसे STH, TSH, ACTH और GTH, FSH और LH इत्यादि हार्मोन निकलते हैं इनसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह विटामिन टेकोफेरॉल होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ई हो जाएगा। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम होने लगती है। आइए कुछ अन्य विटामिन एवं उसके रासायनिक नाम जान लेते हैं। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोन, विटामिन B2 का पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो बायोटीन हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी हो जाएगा। मधुमक्खी अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। मधुमक्खी के नृत्य के बारे में सर्वप्रथम वान फ्रिस ने बताया था। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी भी एक सामाजिक जीव है और दीमक भी एक सामाजिक कीट है।
चींटी श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। जो मधुमक्खी है उसमें अनुशासित श्रम विभाजन पाया जाता है। मधुमक्खी जो है आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित जीव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नायलॉन में इसके एकलकों में के जो मध्य है इस प्रकार का बंध होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा। नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य एमाइड बंध होता है। नायलॉन हेक्सा मिथिलिन का जो है डाईएमीन एवं डायएपिडिक अम्ल का एक बहुलक है। इसका उपयोग मछली के जाल, रस्सी, पैराशूट एवं मच्छरदानी के निर्माण में होता है। नायलॉन छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। यह एक पॉलीएमाइड रेसेस का ये उदाहरण है। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट प्रथम रेशा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, शनि हो जाएगा। शनि ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 अर्थात हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है। शनि ग्रह पे हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य गैसें हैं। इसके अतिरिक्त अमोनिया, मीथेन इत्यादि भी यहाँ पे पाए जाते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। बृहस्पति ग्रह पर भी हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 70 हो जाएगा। पृथ्वी की सतह का 70% भाग जो है लगभग सागरों से ढका हुआ है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% भाग जो है जल से घिरा हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध का जो है 81% भाग जो है वो आपको जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रेंच है जो 11,033 मीटर की गहराई में है और पृथ्वी की जो अधिकतम ऊंचाई और गहराई का अंतर अर्थात एवरेस्ट की जो चोटी है वो आपको 8850 मीटर है और नीचे जो ये है 11 किलोमीटर, दोनों को अगर आप जोड़ दें तो लगभग 20 किलोमीटर इसका अंतर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वस्टक हो जाएगा। दुनिया का सबसे स्थान वस्टक होगा। शुष्क क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां वर्षा अधिकतम 20 सेंटीमीटर होती है। भारत का लेह सबसे शुष्क और ठंडा स्थान है। बिहार में सबसे गर्म स्थान गया है। भारत में सबसे गर्म स्थान जैसलमेर राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह एक गर्म धारा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम है। हम्बोल्ट जलधारा को पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कनारी जलधारा जो है ये आपको अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है और सुशीमा की जो जलधारा है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितने देश भूमि के चारों ओर से घिरे हैं? अर्थात हमारे वर्ल्ड में जो है कितने देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक कंट्री हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44 हो जाएगा। हमारे पूरे विश्व में 44 देश ऐसे हैं जो भूमि से चारों ओर से घिरे हैं। भू आवेष्टित वे देश होते हैं जो समुद्र तट की रेखा जिसमें नहीं पाई जाती है। दोहरे भू आवेष्टित जो लिचेंस्टीन और ये है आपको उज्बेकिस्तान है। इसमें जो है दोहरे भू आवेष्टित ये क्षेत्र हैं दो, लिचेंस्टीन और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान के बारे में बात की जाए तो ये सबसे बड़ा भू आवेष्टित क्षेत्र है अर्थात ये देश है। एशिया में जो स्थलबद्ध देश की बात करें तो वो आपको अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस इत्यादि है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका ये मैथ से रिलेटेड है और ये मैथ या साइंस कह सकते हैं इसको, उससे रिलेटेड है। क्यूरी ताप का संबंध किससे है यहाँ देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबकीय। क्यूरी ताप का संबंध चुंबकीयता से हो जाएगा। वह ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं क्यूरी तापमान कहते हैं। लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस एवं निकेल का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेल्सियस है।
चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव एवं उनके जो कुछ उदाहरण जैसे देख लेते हैं कि हम कि लौह चुंबकीय पदार्थ जो है उनका जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव होता है वो प्रबल एवं आकर्षित होता है, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो उनका हल्का सा आकर्षित होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का अगर चुंबकीय क्षेत्र में जो है, क्योंकि इसको ये चुंबकीय से कोई लेना देना नहीं रहता है, तो ये प्रतिकर्षित होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2v चाल से हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ v चाल से चलेगा तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आती हुई प्रतीत होगी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी सामने वस्तु रखी गई हो। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से अगर घुमा दिया जाए तो परावर्तित कोण 2 थीटा कोण से घूम जाता है। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार के इस राज्य में सर्वाधिक बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। बिहार के पश्चिम तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। जैसे 2011 के जनगणना अनुसार बिहार की आबादी आपको 10.38 करोड़ दिया गया है, तो उसके अनुसार से जो बिहार के पश्चिम के जो राज्य हैं उसमें जनसंख्या का सर्वाधिक जनसंख्या है। तो बिहार की जनसंख्या घनत्व के बारे में भी हम लोग याद रखें, 1106 व्यक्ति प्रत्येक वर्ग किलोमीटर। अगर लिंगानुपात की बात करें तो 918 है, और ये आपको 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब 2021 का जो जनगणना आएगा तो उसे अब देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चिल्का झील कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा हो जाएगा। चिल्का झील ओडिशा में अवस्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी जो है ये खाड़ी पानी की झील है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वुलर झील है। वुलर झील आपको जम्मू कश्मीर में है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपको गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न आपको ये मैथ के सवाल है तो उसे आप देख लेंगे। अब ये देखते हैं कि सुमात्रा द्वीप किस में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर हो जाएगा। जो सुमात्रा जो द्वीप है ये हिंद महासागर में स्थित है। सुमात्रा, जावा, बाली द्वीप ये इंडोनेशिया का द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और नई राजधानी का उसे क्या नाम दिया गया है उसे आप देखेंगे। आसियान का मुख्यालय यहीं पर है। इन द्वीपों पर सघन आबादी है। ये सभी द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है, जो भी है जावा, सुमात्रा, बाली द्वीप ये सब। और अब आपको इसमें बता ही दें कि पूर्वी बोर्नियो द्वीप को के जो कालीमंतन को का जो नूरसंतारा है अब इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। सुमात्रा द्वीप का जो क्षेत्रफल है लगभग आपको 4,44,200 वर्ग किलोमीटर में है। ग्रीनलैंड जो है द्वीप आर्कटिक महासागर में अवस्थित है, और ये आपको विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस में है। फ्रांस में 12, रूस में 11, अमेरिका में 9। विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश आपको रूस है। इसमें हालांकि क्वेश्चन के हिसाब से इसमें दिया गया है, और विश्व को जो है 24 टाइम जोन में बांटा गया है। प्रत्येक टाइम जोन को 15 देशांतर अर्थात 1 घंटा के अंतराल पे बांटा गया है। एक देशांतर के बीच जो है 4 मिनट का अंतर होता है। भारत के अगर मानक समय की बात की जाए तो ये आपको 5.5 घंटा GMT से आगे है, और यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कितने जिले हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 38 जिले हो जाएंगे। बिहार में 38 जिले हैं और 2 पुलिस जिले हैं, जिसे मिलाकर कुल 40 जिले हैं। पुलिस जिले की बात की जाए तो बिहार में 40 पुलिस जिले हैं। बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534। ये सब आपको याद रखने वाले फैक्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न अब ये मैथ के सवाल है और आगे बढ़ते हैं इसमें देखिए यहाँ से निम्न में से कौन पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारण में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको, वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बन 14 का प्रयोग हम लोग करते हैं, पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारण करने में इसका यूज करते हैं। और सी कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग है हम लोग पद्धति से इसका जो है जिसमें कभी न कभी जीवाश्म रहा हो उसका हम लोग यूज करके उसमें आयु ज्ञात करते हैं। और जिसमें कभी आयु जीव उसमें या फिर जान नहीं रहा हो, जैसे कि मिट्टी, मकान, जो भी चट्टान है, ये सब जिसमें मूर्ति सब है जिसमें कभी जान नहीं रहा हो, उसकी अगर आयु ज्ञात करनी हो तो ये यूरेनियम डेटिंग से हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भी समानुपाती टी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें 6 गुना 10 पे पावर 23 परमाणु नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 ग्राम कार्बन हो जाएगा। 6 ग्राम कार्बन में 6 गुना 10 पे पावर 23 परमाणु नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एप्सम लवण का इसका यौगिक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम। एप्सम लवण मैग्नीशियम के यौगिक हैं। एप्सम लवण का सूत्र होता है MgSO4 × 7H2O। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिस MgOH2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट प्रकृति में इंफोसाइड के रूप में इप्सम के गर्म झरनों में पाया जाता है। यह रंगहीन रवेदार ठोस पदार्थ है। मैग्नीशियम सल्फेट या इप्सम लवण ये आपको एक यौगिक ही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जर्मन सिल्वर में होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी हो जाएगा, ये निकेल। जर्मन सिल्वर में होता है तो इसमें निकेल अवेलेबल रहता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर का उपयोग बर्तन, मूर्ति इत्यादि बनाने में होता है। पीतल मिश्र धातु कॉपर एवं जिंक को मिलाकर बनाया जाता है। पीतल का प्रयोग जो है तार, मशीन के पुर्जे, बर्तन इत्यादि बनाने में किया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका H2SO4। संपर्क विधि H2SO4 निर्माण में प्रयुक्त होती है। सीसा कक्ष विधि द्वारा भी सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किया जाता है। अमोनिया का हैवर विधि से बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। कृत्रिम विधि द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण या स्थिरीकरण हैवर विधि, बर्कलैंड आयड विधि इत्यादि के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। ड्यूटीरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। इसकी परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ड्यूटीरियम की खोज यूरे एवं ब्रिकवेट ने किया था। ड्यूटीरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एवं ट्राइटियम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, NaCl में यह बंध है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयनिक बंध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा की जानकारी देता है। क्वांटम 4 प्रकार की होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है और चक्रण क्वांटम संख्या को S द्वारा सूचित किया जाता है। चक्रण क्वांटम के जो 2 मान होते हैं, +½ और -½ प्लैंक के द्वारा क्वांटम का सिद्धांत दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अब ये रीजनिंग का सवाल है और संभवतया अब इसमें मैथ और रीजनिंग के ही सवाल होंगे।
तो इस प्रकार से ये जो है हाँ, ये लास्ट में ये हमारा प्रैक्टिस सेट या फिर कहें जो 2017 का जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो ये सेट था, वो प्रश्न इसमें कंप्लीट होता है। तो आप सभी से जो भी व्यक्ति पहली बार जो विद्यार्थी इसमें जुड़े हैं, आप सभी से अनुरोध है, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें और अपने जो मित्र नए हैं आप अपने मित्रों को अपने ग्रुप में इसे शेयर करें। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।